नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चुनावी दंगल में आज हमारी चर्चा जो है वो दूसरे चरण में हुए मतदान प्रतिशत को लेकर के होगी और साथ ही आने वाले तीसरे चरण को लेकर के भी चर्चा होगी। क्योंकि दूसरे चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कई राज्यों में ज़्यादा दिखा, लेकिन कई राज्यों में जहाँ पर ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम नज़र आया। और कम वोटिंग परसेंटेज के ये मायने क्या है, इसे आज हम चुनावी दंगल में हमारे मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस है, तमाम जनसभाएं की जा रही है, रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन जब मतदान केंद्र पर बारी आती है भीड़ की, तो मतदान केंद्र पर जो है वो भीड़ नजर नहीं आती है। और इसी का नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है उस तरीके का नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि आखिर इस कम वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या हैं। अगर हम बात करें तो कम वोटिंग पैटर्न के मायने को हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी सवाल सभी के जहन में है कि एनडीए या आईएनडीआई किसके मुद्दे जो है वो भारी हैं और कम वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या है। ये तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो है वो 26 अप्रैल को संपन्न हुआ और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जो है, माफ़ करिएगा, 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 88 सीटों पर जो है वो कल मतदान संपन्न हो चुके हैं। और ऐसे में अब बारी है तीसरे चरण के मतदान की। तीसरे चरण का मतदान जो है वो भी महत्वपूर्ण है, चूँकि तीसरे चरण का जो मतदान है उस पर अब सभी की नज़रें ये टिकी हुई है कि क्या तीसरे चरण में जो वोट डाले जाएंगे उस दौरान वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। ये सवाल भी सभी के जहन में है और अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर के चुनाव आयोग के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं अब वो भी चिंतित नज़र आ रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और तीसरे चरण के मतदान का समीकरण क्या होगा और कैसे इस वोटिंग परसेंटेज को सुधारा जाए, इस पर जो है वो चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें भी जो पहले फेज का मतदान रहा वो भी काफ़ी कम रहा, दूसरे फेज में भी जो है वो भी मतदान जो है वो कम रहा। तो ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं। पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिला, दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल सभी के जहन में हैं और अब ये जो वोटिंग पड़ रहे हैं वो किसके हैं। वही मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे जो हैं किसके भारी है, ज़्यादा मुद्दे तो है वो किसके भारी हैं, बीजेपी या एनडीए। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमने कल देखा कि जितना होना चाहिए था उस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये है कि एनडीए या आईएनडीआई किसके मुद्दे जो है वो भारी हैं। कुणाल। तो हमारे सहयोगी कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। कुणाल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कुणाल से फिर इस चर्चा को करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, चूँकि लगातार चीज़ें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी नेता नीतू जी भी जुड़ चुकी हैं और हमारे सहयोगी कुणाल भी जुड़े हुए हैं। नीतू जी के पास तो जाएंगे, लेकिन पहले कुणाल के पास जाएंगे। कुणाल, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है इसका गणित क्या है और इसके मायने क्या है इस वोटिंग परसेंटेज कम होने के? कुणाल जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जब जनता से हम लोग मिलने जाते हैं, खबरों को करने जाते हैं, जब संकलन में जाते हैं, उस दौरान उन लोगों का जो है विरोध झेलना पड़ता है। उनका साफ कहना होता है कि हम लोग जो है इस बार वोट बहिष्कार करेंगे, इस तरह की बातें सामने आती है। क्योंकि जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका कामकाज से वह संतुष्ट नहीं होते हैं, इस कारण से भी जो है वोट देने से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही जो है कल अगर वोटिंग की बात कर लें कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है,
इसकी अगर बात करें तो हो सकता है ऐसा माना जा सकता है कि कड़ी धूप या फिर गर्मी के कारण लोग जो है मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाए। सोचे कि अब जो है थोड़ा धूप कम होगा और उसके बाद फिर हम लोग मतदान केंद्र, तो उस दौरान भी जो है कुछ लोग वोट नहीं दे पाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग जो लगातार इसको लेकर काम काज कर रही है, अपने अधिकारियों को जो निर्देश दिया है बैटरिंग है, तो कारण से भी जो है परसेंटेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि बैठक में कई खबरें आती है जो कि अधिकारियों को डांट फटकार लगाया जाता है। जिले के अधिकारी जो है डांट फटकार लगाते हैं कि आप जो है मतदान केंद्र तक अच्छी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचाए, यानी 3 जो है मायने लगाए जाते। नेत्री हैं नीतू जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। नीतू जी से संपर्क साधते हैं। नीतू जी, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ऐसे में क्या लगता है मुद्दे किसके भारी हैं, आप लोगों के, एनडीए के या आईएनडीआईए के? बिल्कुल वोटिंग कुछ कारणवश कम हो रही है। यहाँ झारखंड और बिहार में 44 डिग्री से ज़्यादा यहाँ का तापमान हो गया है। इसी कारण बड़े बुजुर्ग महिलाएं नहीं जाना चाह रही हैं कि लू लग जाए, या ये सब कारण से कुछ वोटिंग कम हो रही है। बेशक वोटिंग जितना भी हो रहा है, आधे से अधिक और 80% तक बीजेपी को वोट हो रही है। जनता बिल्कुल खुलकर जो भी जा रही हैं तो बीजेपी को ही वोट कर रही हैं, अदरवाइज कोई पार्टी को नहीं। मतलब बस मिनिमम वोटिंग अदरवाइज को जाता है और मैक्सिमम तो वोटिंग जा रही है। ये तो आपको आने वाला समय और रिजल्ट ही बताएगी कि हम बोल रहे हैं या जनता बोल रही है। वो तो रिजल्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा कि किसकी वोटिंग हो रही है। हम आपको 4 जून को अपने साथ इस कार्यक्रम में भी रखेंगे, ताकि उस दिन आप हमारे साथ लाइव पूरे दिन इस कार्यक्रम में बने और उस चीज़ को आप खुद भी देखें। चूँकि आपने लू लगने का जिक्र किया, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे नीतू जी आपसे ये रहेगा कि जो जनसभाएं हो रही है, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, उसमें जिस तरीके से भीड़ नज़र आ रही है, उस वक्त भी गर्मी है, उस वक्त भी लू है। ज़्यादातर रैलियाँ दोपहर के वक्त हो रही है और आप देखती होंगी कि दोपहर के वक्त लू किस तरीके से रहता है, लेकिन जितनी भीड़ आपको जनसभाओं में नजर आ रही है, उसकी भीड़ थोड़ी भी जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या वजह है और रैलियों में भीड़ पहुंचने की क्या वजह है? क्या उस दौरान लू नहीं लग रहा है या गर्मी नहीं लग रही है? जनसभा का मतलब होता है कि जैसे अभी सभी कार्यकर्ता का रहना वहाँ जरूरी है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। जैसे आमजन भी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की भीड़ होती है, उन लोगों का अनिवार्य होता है आना रहना। और जो पब्लिक को बुलाया जाता है, जिनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उन लोगों का भी आना जरूरी होता है। इसी कारण वहाँ भीड़ होती है। और वोटिंग करना तो एक स्वतंत्र निर्णय होता है ना, वो आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते है ना। वो अगर उनको लग रहा है कि हम यहाँ घर में सेफ हैं, वोटिंग नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, अगर ये तो सोच गलत होना चाहिए, गलत होता है। ऐसा सोच नहीं है, बहुत जरूरी होता है कि सभी को अपना अधिकार को समझना चाहिए कि आपका एक मताधिकार से किस तरह आप जनप्रतिनिधि को चुनते हो, किस तरह देश को आगे बढ़ाते हो, किस तरह सही निर्णय लेते हो, ये आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। और उनको आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को वोटिंग करना अनिवार्य है। ये हम अपील करते हैं, सभी जनता से अपील भी करते हैं कि आप वोट जरूर करें, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, थोड़ा असुविधा भी हो तो उनको आप झेलें, थोड़ा समझे, देश का भविष्य की बात है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, भले आप ये कहें कि जो वोट पड़ रहे हैं वो भाजपा को पड़ रहे हैं, लेकिन ये कहना अभी कहीं से भी सही नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टियां जो है इस वक्त, भले आईएनडीआईए में जो है इस वक्त कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उनके मुद्दे जो है वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो मुद्दे भाजपा को ज़रूर परेशान कर सकते हैं। नीतू जी हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता अमित जी भी जुड़ेंगे। इस वक्त इकबाल जुड़े हुए हैं। इकबाल, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो 7 मई को जो है वो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं, तो बचे हुए जो चुनाव हैं क्या उसमें वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा? इकबाल।
तक नहीं मिल पा रही है। एक बार हम भी कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, अगर इसके मायने को मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को समझाने की आप कोशिश करिए कि वोटिंग परसेंटेज कम होने के मायने आखिर क्या हैं। देखिए रेखा, अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो वो सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ख़राब चीज़ जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि अगर रेखा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अगर हम लोग कल की ही वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सभी जगहों के वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे थे। और वहीं त्रिपुरा के सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज थे, मणिपुर के सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हम लोगों को देखने को मिले थे। यानी कि जो जागरूकता लोगों के बीच होनी चाहिए, वो जागरूकता लोगों में नहीं है अभी तक। जिस तरीके से लोग रेखा, अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अभी फिलहाल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन लोग जो है, जो गाँव में हैं, जो देहात एरिया में हैं, जिन्होंने कभी भी हेलीकॉप्टर को नहीं देखा है, वो सारे लोग जो है वो नेताओं की जनसभा में पहुंचते हैं और वो हुजूम हम लोगों को देखने को मिलता है। वो सिर्फ नेता को देखने के लिए नहीं पहुंचते, वो एक हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम आम दिनों में जब सभा को कवर करते हैं, जब कुछ चीजें होती है तो इन सारी चीजों को जब देखते हैं, तो हम लोगों ने जब लोगों से भी कई बार बात करने की कोशिश की तो ये चीज सबसे पहले सामने आई थी कि हम यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने आए, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा। आखिर हेलीकॉप्टर लैंड कैसे करता है, आखिर हेलीकॉप्टर में लोग बैठ करके कैसे उड़ान भरते, ये सारी चीज लोग ज्यादा देखने के लिए आते हैं। नेताओं के भाषण सुनने के लिए तो काफी कम लोगों का यहाँ पर मोटो रहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर देखने का मोटो ज्यादा रहता है। तो जनसभा में सैलाब हम लोगों को देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग वोटिंग की बात करेंगे तो वोटिंग में लू की बात आ जाती है, गर्मी की बात आ जाती है। उसके बाद जो छाँव की, यहाँ पे कोई टेंट की व्यवस्था तैयार नहीं की गई है। ऐसे कई सारे बहाने जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलते हैं और मतदाता जो है वो वोटिंग से खुद को दूर कर लेते हैं। अभी एक चीज काफी ज्यादा अलग अलग जगहों से देखने को मिलती है रेखा, कि हम लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों आखिर बहिष्कार कर रहे हैं, कारण क्या है? जब जनता बोलती है कि मुझे सरकार से परेशानी है, ये जो 5 साल का पूरा कार्यकाल रहता है एक सरकार का, उन 5 सालों में जनता एक जगह पे बैठ करके लोग जब एक साथ बैठते हैं तो सरकार की लाख खामियां गिनाते हैं, अच्छाइयां गिनाते हैं। लेकिन जब खामियां गिनाते हैं या फिर अच्छाइयां गिनाते हैं तो उसके बाद 5 साल के बाद एक बार जनता को मौका मिलता है और जनता को इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जनता सर्वोपरि है। जनता ही एक सरकार को बनाती है या एक सरकार को गिराती है। ये जनता के हाथ में पावर होता है, ये नेताओं के हाथ में पावर नहीं होता है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जरूर नेताओं के पास पावर रहता है कि वो किसे राज्यसभा में भेजना चाहती है, लेकिन लोकसभा में बैठाने का अधिकार जो है वो जनता के पास होता है। आखिर जब जनता को इस चीज के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो लोगों के बीच वो जागरूकता अभियान फैलाया जाना चाहिए। कई जगहों पर लोग जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से कई लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है कि दूर दराज से लोग आए। अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में एक बूढ़ा पहाड़ है रेखा, जिसके बारे में लोगों को कभी मालूम ही नहीं था और लोग कभी वहां पर जाकर के वोटिंग ही नहीं करते थे और वहां पे पानी की भी व्यवस्था, पहुंच पानी बहुत मुश्किल थी, अधिकारी तक नहीं जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार बूढ़ा पहाड़ में लोग जाकर के वोटिंग करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। लोग अभी अलग अलग जगहों से, झारखंड में यहाँ पर जो है चौथे फेज से चीजें जो है वो शुरू होगी, लेकिन अभी अगर फिलहाल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिहार में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में काफी कम है। पूजा, बने रहिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता अमित जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, चूंकि आप हमारे साथ थोड़ा लेट से जुड़े, लेकिन आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, चूंकि जो वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे चरण में हमने देखा कि काफ़ी कम रहा, अभी ये कह पाना काफ़ी जल्दबाजी होगी कि ये कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो किसके हिस्से गया है, चूंकि एनडीए बनाम INDIA है। तो ऐसे में इस कम वोटिंग परसेंटेज से किससे फायदा और किससे नुकसान है, आपको क्या लगता है अमित जी? क्या कुछ कहिएगा इस पर?
जैसा कि मुझे लग रहा है कि मतदाता जो हैं वो अभी की जो सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनके कार्यकलापों से उदासीन है और जनता जो है निकल कर वोट नहीं कर रही है, इनके पक्ष में मतदान करना नहीं चाह रही है और इनका जो कार्यकलाप रहा है पिछले 10 वर्षों का, वो गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है। मैं 2-3 बातें उस ओर इंगित करता हूँ, जैसा कि मोदी जी का जो वादा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? वो हमेशा बात करते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देंगे क्या, वो मिला क्या? तो ये सब बातों को लेकर किसान वर्ग है वो उनसे नाराज है, युवा वर्ग जो है उनसे नाराज है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। आज आप देखेंगे, एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ, एक अग्निवीर योजना लेकर वो आ गए। कम से कम मोदी जी आर्मी को छोड़ दीजिए, वहां तो कम से कम परमानेंट रिक्रूटमेंट कीजिए। अब वहां आप अग्निवीर लाकर क्या कर रहे हैं? वैसी योजनाएं मत लाइए। कम से कम सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अग्निवीर योजना लाने का कोई मतलब ही नहीं था। जो परमानेंट रिक्रूटमेंट जो इंडियन आर्मी में होती थी वो अच्छी प्रक्रिया थी, वहाँ पे होने दिया जाए। अगर ये अग्निवीर योजना जैसी योजनाएं लाएंगे तो इससे हमारे युवा वर्ग बहुत नाराज है मोदी जी से। अभी आप बात करेंगे, अभी आज हम लोग देख रहे थे कि जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, तो बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट भी मानते हैं। अभी तो पटना में कुछ कोचिंग जो है वो बना रही है कि कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे और एक कैलेंडर बना के हम वो करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी कोचिंग संस्थानें अपने विद्यार्थियों को ये बता रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो आप देखिए कि कितना अच्छा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लाई है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, कि 30 लाख युवाओं को हम रोजगार देने जा रहे हैं, पेपर लीक से मुक्ति के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं जो देखने की है कि कांग्रेस युवाओं को क्या देने जा रही है, किसानों के लिए क्या। अब आप साधारण चीजें देखेंगे कि जो कृषि में जो सामान यूज होता है उस पर इन्होंने जीएसटी लगा के रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएसटी, कांग्रेस का वादा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम किसानी की जो सामान है उसको हम जीएसटी से मुक्त रखेंगे। महिलाओं को लेकर है कि केंद्र सरकार की नियुक्तियों में 50% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। वैसे ही श्रमिकों के लिए है कि 25 लाख तक उनको हम मेडिकल बीमा देंगे, 400 रुपये कम से कम उनको जो है मजदूरी का होगा, मनरेगा में भी होगा। वैसे ही जो है हमारा जो है हिस्सेदारी न्याय में अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज को उनकी आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण का जो दायरा है 50% उसको तोड़ने का। तो ये कांग्रेस का जो है कि 5 न्याय और 25 गारंटी ये हमारे मैनिफेस्टो में है, जो जिसमें कि हम लोग युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की हम लोग बात करते हैं। और मोदी जी का पूरा जो कार्यकलाप रहा है, आप देखेंगे कि इनकी ऐसी प्रक्रिया रही है कि ये सिर्फ उद्योगपतियों का ऋण माफ करते हैं, किसानों के बारे में सोचते नहीं है। हमारी यहाँ झारखंड में सरकार है तो हम जान रहे हैं कि यहाँ किसानों का ऋण माफी हुआ है, जो कि एक अच्छा कदम रहा। पेंशन का आप अभी जाइए, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बातें बता दे रहा हूँ, आपके माध्यम से झारखंड की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जाकर देखेंगे कि पहले ब्लॉक में क्या स्थिति थी, कि लोग जो हैं वृद्धा पेंशन के लिए लोग घूम रहे हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पता चला कि अधिकारी काम नहीं, वो मिल ही नहीं पा रहा। अभी क्या है कि आप आइए, बिल्कुल अगर 60 साल से तो घटा के अभी 50 साल भी कर दिया गया कि पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम सबों को मिल रहा है। मैं तो सबों को देखता हूँ जो पेंशन के लिए है, कि इतना अच्छा काम हुआ है हमारी इस सरकार में। हाँ, हम लोगों के साथ एक वो रहता है कि हम लोग भाजपा जैसा हम प्रचार तंत्र में शायद या अपनी वाहवाही, अपने पीठ ठोकने में हम कहीं पीछे रह जाते हैं, कि हम वो प्रचार तंत्र हमारा उस तरह नहीं है कि हम सभी बातों को जाके बता पाए। लेकिन हमारी सरकार ने काम किया है और जनता हमें जो लग रहा है कि जनता उदासीन है, जनता इस सरकार से खुश नहीं है और जनता चाह रही है कि अब हम लोग सरकार बदले। और 10 साल का इनका देख लिया, इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा। कई सारे सवाल जो हैं वो आपने भाजपा पर उठा दिए हैं। चूंकि सवाल अब हम नहीं करेंगे, आपके उठाए सवालों का जवाब मैं चाहूंगी कि नीतू जी ही दे। नीतू जी काफ़ी ध्यान से आपको सुन भी रही थी अमित जी। नीतू जी, चूंकि इनका कहना है कि उद्योगपतियों के जो ऋण है उसे आप माफ़ करते हैं, किसानों का माफ़ नहीं करते, घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। धूप और इनके लिए गर्मी जो है वो नहीं है, इनके लिए है कि नरेंद्र मोदी के काम से जनता खुश नहीं है और इसीलिए घरों से बाहर नहीं निकल रही है। नीतू जी। जी, भाई साहब ने बहुत अच्छी भविष्यवाणी करी है, क्योंकि इनके सपनों में आ रहे हैं ये सारी बातें, इसलिए ऐसा बात बोले हैं। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तो हम लोगों में नहीं है कि वोटिंग किसको पड़ रहा है, अंदरूनी क्या बात है, पब्लिक क्यों नहीं निकल रहे हैं, किस कारण नहीं निकल रहा है, किसको वोट हो रहा है। इनको भविष्यवाणी सभी पता है।
कि किसको वोट पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा है। जहाँ तक इनका कोचिंग वाले बात, अभी टीचर पढ़ा रहे हैं कि ऐसे-ऐसे आने वाले हैं, युवाओं को इतना रोज़गार मिलने वाले हैं, महिलाओं को 50%। ये सब तो 70 साल में आपने इतिहास में क्या ऐसा काम कर दिया? ऐसा क्या काम कर दिया कि लगातार मोदी जी दोबारा आए? अगर आपका ही इतिहास इतना सही था और महिलाओं, युवाओं के लिए रोज़गार मिल रहा था, किसानों को ऋण माफ़ी हो रहा था, तो तभी तो जनता तो फिर आप ही को ना चुनती, क्यों मोदी जी को चुनते? तो ये तो एक सिंपल सी सवाल है। इतने बोलना हम इतना कार्य करेंगे, इतना हम प्रोग्राम लाएँगे, इतना युवाओं को रोज़गार देंगे, इतना कुछ करेंगे, लेकिन ये तो एक सिर्फ वादा होता है ना। आप आने के लिए आपने एक झूठे वादे को तैयार किए हैं, उसको सफलतापूर्व ज़मीन पर लाना और जनता के बीच लाना, ये एक बड़ी बात होती है और वो होने के बाद होती है। जब आप कर लेंगे ना, तो फिर आप ये बड़ी-बड़ी बातें बोलिएगा। अभी ऐसे बातों का कोई उजुल-फुजुल बातों का कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता। जनता बहुत तेज होती है, बहुत शिक्षित होते हैं। जनता ऐसे-वैसे किसी को चुनते नहीं है, वो बहुत सोच समझ कर, हम लोगों से ज़्यादा जनता जागरूक हो चुके हैं। इसलिए ये निर्णय आप जनता पे छोड़ दीजिए। इतने बड़बोलेपन से कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है कि मोदी जी को जनता पसंद करेगी, मोदी जी को लाएँगे कि नहीं लाएँगे, ये तो आने वाला समय ही जवाब देगी आपको कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों करें कि हमारे मोदी जी ने किसके लिए काम नहीं किया। अगर बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात बोलते हैं, तो किसानों के लिए क्यों नहीं किया? आप ये क्यों नहीं बोलते कि झारखंड सरकार में महिलाओं का, जो हमारे रघुवर दास जी किए थे, ₹1 में रजिस्ट्री और महिलाओं का इतना सारा योजना, क्यों आखिर बंद करवा दिए? क्या उनसे महिलाओं से दुश्मनी थी क्या? झारखंड सरकार से बिल्कुल मैं अमित पूछना जी, चाहती हूँ, महिलाओं यानी का कि जो आपका जो घोषणा पत्र है, सत्ता में आने के लिए आप लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी किया है अमित जी, और सत्ता में आने के बाद आप इसे पूरा ही नहीं भाजपा करेंगे। नीतू जी का सीधे तौर पे यही आरोप है आप पर। भाजपा वालों का काम ही है आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना। ये भाजपा की कार्य संस्कृति है, ये हमारी कार्य संस्कृति नहीं है। हमने वादा किया था किसानों से झारखंड में कि हमारी सरकार बनेगी तो उनका ऋण माफ हम करेंगे, और उस दिशा में हमने काम किया। झारखंड में जब हमारी सरकार बनी तो हमने किसानों का ऋण माफ किया। जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने 74,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ किया था। तो हम जो वादा करते हैं वो हम करते हैं। मोदी जी बताए ना कि देश में कोई भी ऐसा कानून बनाए हो 10 साल में जो गरीबों के हित के लिए हो, तो वैसे कानून का वो नाम बताएं। भाजपा वाले का बस एक ही चीज है कि धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, लोगों को बरगलाना है। अब तो युवा इनसे इतने नाराज हैं कि जो स्थिति कर दिया इन्होंने नौकरी में, सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है आप जाके पता कीजिए। तो युवा वर्ग इतना नाराज है इनसे, और नहीं कुछ तो ये लास्ट में बोलते हैं कि पकौड़े तलिए, वो भी रोजगार की ही कैटेगरी में आता है कि आप कुछ नहीं करिए तो पकौड़े तलेंगे, तो वो भी रोजगार की। ऐसी बातें नहीं है। मोदी जी देश के युवा आपसे मैं तो एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, आर्मी वाला लेके, अग्निवीर योजना का लेके, वो आप, और अगर कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में तो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा और फिर से जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होता था इंडियन आर्मी में वैसे ही किया जाएगा। हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मोदी जी जैसा जुमलेबाजी हमें करना नहीं आता है, हम झूठ आधारित राजनीति नहीं करते हैं। मैं तो पहले भी एक उदाहरण दे चुका हूँ, डॉलर के मुकाबले रुपए कितना गिरेगा। मोदी जी आप ही बता दीजिए, आप तो खुद कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है रुपए जब गिरता है, तो अभी तो 80 रुपए से ऊपर चला गया। अभी देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं गिरी। किसानों का क्या हालत है आप देख ही रहे हैं, और महंगाई का तो आप ऐसी स्थिति देखेंगे कि क्या उस समय स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति। जब आप ये तुलना करेंगे, एक साधारण मैं बता दे रहा हूँ कि सोना 10 ग्राम का क्या मूल्य था, आप पता कर लीजिए 2014 में, और 2024 में पता कीजिए कि गोल्ड का क्या रेट हो गया 10 ग्राम का, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या स्थिति में देश जा रहा है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आटा का क्या मूल्य था, सरसों तेल का क्या मूल्य था, रसोई गैस सिलेंडर कितने में मिलता था। सरकारी कर्मचारी तो खुशी नहीं है इनसे, वो तो आज भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर सरकार रही है। सरकारी कर्मचारी, इन्होंने पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया। आज झारखंड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी में, वो लोग इतने खुश हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसीलिए ऐसी बातें, सिर्फ बड़बोलापन वाली बातें जो बोलते हैं वो सिर्फ बना भाजपा रही थी वालों का वो खाना, सब काम है। वो और चूल्हे फूक फूक के टीबी की बीमारी, आंखों की बीमारी, चेस्ट की बीमारी जब हो जा रही थी, बरसात में वो बेचारी खाना नहीं बना पाती, क्यों, लकड़ी सूखे नहीं होते थे, तो वो भूखे रह के सोती थी, सूखा कुछ खा लेती थी। उस तरह महिलाओं की जो इतनी गंदी स्थिति थी, महिलाओं बीमारी से ग्रसित हो रही थी, तो क्यों नहीं आपने उज्ज्वला गैस दे दिया। अभी कौन सा ऐसा घर है जहां पर मोदी जी का दिया हुआ उज्ज्वला गैस गरीबों के घर में नहीं है।
एक मिनट में वो गैस चलाती और जो चाहती वो बना के खाती। महिलाओं की ये स्थिति, ये सुरक्षा मोदी जी ने प्रदान की है। आप इसमें गैस की क्या बात बोल रहे हैं, दाम की क्या बात बोल रहे हैं, कंपनी की क्या बात बोल रहे हैं? जो देश डेवलप होता है ना, वहाँ महंगाई बढ़ती है ऑटोमेटिक। आप भी तो सिस्टम को जानते हैं ना, महंगाई तो बढ़ेगी ही ना, ये तो हमेशा बढ़ती है। आपका 100 साल पहले जो महंगाई थी वो आज है क्या? वो तो हर साल बढ़ती है। आप बेफिजूल क्यों बोलते हैं? महिलाओं को लेके गैस की बात बोल रहे हैं। अग्निवीर की जहां तक बात है, जो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, जो एकदम से अशिक्षित है या फिर उनका घर का शिक्षा वैसा नहीं है, उसके लिए उतना तो जरूर किया मोदी जी कि आप 32 साल के बाद इतना है कि आपके पास 7 लाख रुपया होगा, आप कुछ छोटे मोटे रोजगार कर सकते हैं। उस नाते उन्होंने सभी बेरोजगारों को इसको लाइन अप किए कि आप अपने भविष्य को लेकर कुछ कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि परमानेंट जो है आर्मी है उसको नहीं लिया जाएगा, अब ऐसे ही लिया जाएगा हर चीज में? क्या ऐसा ही होता है क्या कि आप सब कुछ क्या प्राइवेट ही हो रहा है या फिर एग्रीमेंट ही हो रहा है क्या? ये तो आप गलत बोल रहे हैं। अग्निवीर तो बहुत अच्छा योजना है, आप उसको समझते नहीं है, आप उसको समझना नहीं चाहते हैं और उसको गलत तरीका से परोसते हैं। ये चीज आप लोगों की खूबी है, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी कुछ किया नहीं है, किया कुछ नहीं है, तो बस इतना मुंह लेके बैठ जाते हैं और उजुल फुजुल बात बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आप साधारण एक दिखेंगे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसको इन लोगों ने कमजोर करने का काम किया। सभी चीजें मोदी जी की वैसी ही हैं और इन लोगों का जो बड़बोलापन है बस वही, कुछ नहीं किया। हमने तो यही किया, नेहरू जी ने, कि लोकतंत्र को मजबूत किया। लोकतंत्र को मजबूत हम लोगों ने इतना किया कि अगर लोकतंत्र अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता तो देश का एक साधारण आदमी प्रधानमंत्री, हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है। बिल्कुल, राहुल गांधी की जो शिक्षा है, राहुल गांधी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी सिर्फ बड़ी वो हो जाएगा क्या? आप धर्म के नाम से क्यों बोलते हैं? आप 500 साल से लंबित थे राम जी, तो आपने क्यों नहीं करवा लिए? राम जी को मंदिर क्यों नहीं दिलवाए थे? वो झोपड़ी में थे। तो आप संस्कृति की बात बोलते हैं कि हमारा धर्म नहीं कहता कि हम अपने भगवान को माल में रखें। सब लोग मानते हैं, वो क्यों धर्म, क्यों धर्म स्वतंत्रता की चीज है, लेकिन सिर्फ उससे देश का डेवलपमेंट एक अलग चीज है, हमारा उस पर भी बात करनी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इसमें आप गर्व से बोलिए, गर्व से बोलिए। धर्म का कोई विपक्ष के आवाज को पूरा गौन करें, मापदंड का नहीं है, आप क्यों नहीं बोलते? क्या मोदी जी ने क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसे इतने कुकृत्य घटनाएं होती थी, क्या उन्होंने हटाया? इसीलिए ये ऐसी बातें कुछ नहीं है इनके पास। जो है इनका मैनिफेस्टो आप देखेंगे, ये गारंटी, ये सब बातें सिर्फ ऐसे ही है। हम अपने भगवान को बचाने के लिए, हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम करेंगे। वाले बस कुछ नहीं, घूम के बस एक ही पॉइंट पे आना है इनको, रिलीजन के मुद्दे पर आना है, क्योंकि डेवलपमेंट का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मणिपुर में हिंसा हुई, मणिपुर में उतना हिंसा हुआ, उतनी महिलाओं के साथ गलत हुआ, वहाँ मोदी जी नहीं बोलेंगे, वहाँ भाजपा वाले अपना प्रवचन नहीं देंगे। प्रवचन कहाँ देंगे कि बस यही सब पे मंदिर मस्जिद के बाद, वो सब पर नहीं होगा। आपको मुद्दों पर आधारित राजनीति करनी होगी कि आखिर क्यों किसान की जिंदगी में बोलता है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, क्यों उनकी आमदनी दोगुनी नहीं हो रही है फार्मर की। जो कॉन्सेप्ट था कि डबलिंग करना है उनके इनकम को, वो हो पा नहीं रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कहीं कुछ है नहीं, बस एक ही बात, सिर्फ कुछ नहीं सकिए तो धर्म पर आ जाइए बस, और कहीं कोई बात नहीं है। आप बात कीजिए ना कि किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। यही भाजपा का तो यही है, भाजपा बस इसी पर आना है। धर्म से कुछ नहीं होगा, धर्म से गरीबों का पेट नहीं भरेगा। जो धार्मिक है ना, बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करनी है तो भाजपा से इस देश को बचाना ही होगी। दलितों का इस देश में अपमान हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का इस देश में शोषण हो रहा है। यह जो देश है यह दलितों का भी उतना ही है, पिछड़ों का भी उतना ही है जितना कि और किन्हीं का है। इसीलिए आपको दलितों को लेकर चलना है, पिछड़ों को लेकर चलना है। इसलिए ऐसी बातें ये नहीं करें। इनका अगर बस चले तो ये लोग आरक्षण ही समाप्त कर दें, अगर भाजपा का बस चले तो देश से ये आरक्षण समाप्त कर दें। इसीलिए ये ऐसी बातें नहीं करें। दलितों का, आदिवासियों का,
इन सबों का अपमान होता है। अरे आदिवासी यही तो मुख्यमंत्री थे है। हेमंत सोरेन, अच्छा काम कर रहे थे, कैसे बोलते इसीलिए हैं? इनको आज जेल जाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जेल अच्छा जाना काम पड़ा कर है रहे थे क्योंकि देश वो में, बहुत बड़े इनको आज जेल क्रांतिकारी जाना थे। पड़ा है। पूरे और झारखंड को इनके जो लूट कर अपने चले हैं, गए जेल। इनको इनके अभी जो तो अपने रोना आ रहा हैं, है कि इतना बड़ा इनके अन्याय जो कर अपने दिया कि हेमंत ईडी अपने बिश्व पॉकेट शर्मा में हैं, खरीद रखे थे। शारदा घोटाले में ये नाम बात आता तो है, आप जब बोलेंगे भाजपा ना, में आ जाते ये हैं आप तो क्लीन चिट हो बोलेंगे जाता ना, है। वो तो बहुत बड़े इनके मुकुल क्रांतिकारी रॉय आ थे ना, जाते हैं इनके यहाँ हेमंत तो ठीक सोरेन हो जी। जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी आ जाते हैं तो ठीक हो जाती है, अजीत पवार इनके यहाँ आ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो जो भी अगर भाजपा में आ जा रहे हैं तो इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उससे सब साफ होके ही निकल रहे हैं। आप उनके बारे में बोलिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा के वो बारे में बोलिए, अगर मुकुल साफ रॉय नहीं के बारे होते में तो बोलिए, कम से शुभेंदु अगर अधिकारी के बीजेपी बारे में में जो बोलिए। आते हैं ना तो आप अपना उनके बारे नीति में चेंज नहीं बात करके करते आते हैं, हैं ना। अजीत पवार के बोलते बारे में। नहीं हम इसीलिए तो हम ऐसी धर्म पे बातें आ मत गए, करिए, सिर्फ हम नीति जुमलेबाजी पे से आ बातें गए। मत कीजिए, इस कारण कंटेंट उसका नॉलेज रखिए किस बात पर। उनका मैं तो एक बात नेचर बता रहा चेंज हूँ, होके आते अग्निवीर हैं, से क्या इसलिए हम हुआ? लोग उसको सूचना सम्मान का करते हैं। अधिकार देश कानून को आप सम्मान लोगों ने करती है, कमजोर करने का देश काम सम्मान कर रहा है। करती है। आप लोग कल दिन किसानों के आप लिए भी कुछ करते भाजपा ही में नहीं है। आएंगे तो अपनी आप सोच लोगों को का बदल यही कर रहा है आएंगे ना सब शुरू से, भाजपा। किसान विरोधी, इस दलित कारण आपका विरोधी, भी उतना ही युवा स्वागत विरोधी, होगा। इसके लिए आप आप लोगों मत का यही कहिए कि काम है, बस जो कुछ बीजेपी में नहीं। आता है अपने माइंड को चेंज करके आता है, माइंड को चेंज करके आते बस हैं धर्म और सत्ता में। धर्म से कुछ नहीं होगा, धर्म से कुछ नहीं होगा। धर्म सभी लोग मानते हैं, धर्म निजी आस्था का चीज है, और वो धर्म दृढ़ शब्द से बना है, तो जिसका कहाँ अर्थ होता है कहाँ धारण बोलते हैं करना। कि इसीलिए ऐसी मस्जिदों के बातें, तरह रोड, इसीलिए मस्जिद में ऐसी जैसे कि ऐसी नमाज रोड में ऐसी आप बातें ईद में मत पढ़िए। कीजिए। यह देश कैसा सबों का ऐसा है, कोई हिंदू है और इस क्या देश रोड में में ये बोलना कि सिर्फ हिंदू रामायण का है, पढ़ते हैं और ये देश हिंदू महाभारत का भी पढ़ते हैं? उतना ही ऐसा है होता जितना है कि क्या? मुस्लिम का है, सभी सिख का स्वतंत्र है, है, सभी अपने ईसाई घर में का है, पूजा जैन पाठ का करते है। हैं, सामूहिक यह मंदिर में देश पूजा सबों का करते हैं। है। अगर तो कोई धर्म भी का बात व्यक्ति क्या यह बोल बोल रहे हैं? रहा है धर्म में ऐसा कि क्या यह मोदी हिंदू जी का ने है, कर दिया तो यह कि अगर बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान यह में धर्म को संविधान की बढ़ावा मूल दिया भावना जाएगा के तो और खिलाफ है। सबको भाजपा धर्म के का लोगों कोई की जगह देख ही नहीं लीजिए आप मिलेगा। भाषा, ये हिंदू तो राष्ट्र है स्वतंत्रता तो की हिंदू बात का, है। यह आपको देश सबों प्रॉब्लम का है है। राम यह मंदिर देश से, सिर्फ ये हिंदू का खुल के नहीं है, बोलिए ना। यह ये देश क्या आप हिंदू का मुगलों को है, सपोर्ट मुस्लिम करते का हैं, भी है, अंग्रेजों को सिख का सपोर्ट भी है। करते थे? आपका वही कोई पार्टी था मुगल और ये वो और नहीं, वही मैं रहेगा। हर एक आपकी सोच, भारतवासी को सपोर्ट आपकी करता हूँ। मानसिकता मैं कभी नहीं लोकतंत्र की बदलेगी। बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, मैं धर्म आधारित राजनीति की बात नहीं करता हूँ। मैं बात कर राष्ट्र के बारे में, लोगों के बारे में, संविधान की रक्षा कैसे हो, दलितों को कैसे उनका हक मिले, वंचितों को कैसे उनका हक ठीक है मिले, नीतू जी, महिलाओं अमित के जी, साथ न्याय हो, आप पिछड़े आपके वर्गों को। मुद्दे जो है वो काफी ज्वलंत है, और इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर देश की राजनीति जो है वो हो रही है। जनसभाओं में जो है वो इसी तरीके के मुद्दे उठाए भी जा रहे हैं, और जनता जो है अब अपने हिसाब से साइलेंट तरीके से वोट भी कर रही है। आप लोग दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार इकबाल के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हैं, बोकारो से जुड़े हुए हैं, कुछ कह रहे हैं। इकबाल कहिए। जी जी मैम, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे इस वक्त हमारा झारखंड में जो गवर्नमेंट सरकार थी वो इंडिया गठबंधन की थी। उसने ना ही हमारा यहाँ झारखंड में बहुत ऐसा जगह पे मैं गया, बहुत ऐसा गांव पे गया जो किसी प्रकार का, अभी विकास के बात कर रहे थे, और किसी प्रकार का अभी भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसमें भी हम बाहर जो आम आदमी बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो बीजेपी के साथ मिले हुए, इसलिए टिकट अच्छे आदमी को नहीं दिया गया है, टिकट एक गुंडे को दिया गया, बाहुबली को दिया गया है। ये कांग्रेस का कहना है, यहाँ का जनता का कहना है कि अब इस बार हम लोग वोट जो है हम लोग कांग्रेस पे नहीं मारेंगे, क्योंकि ये गुंडा और मवालियों का चैनल बन चुका है। ये हमारी आवाज नहीं, ये जनता की आवाज है। बोलिए अमित जी। कहाँ से, कौन सा लोकसभा है आपका? कार्यकर्ता ही कई सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट ऐसे लोगों को बांट दिया जा रहा है वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप पहुंच है, जिनके पास पैसे हैं। कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। गोड्डा में भी आपने देखा, धनबाद में भी आपने देखा। लेकिन भाजपा अपने अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए भी अपनी एक रणनीति बनाती है। वहां भी विरोध हुआ, लेकिन विरोध का स्वर इस तरीके से नहीं सामने आया था। भाजपा में भी आप देखेंगे कि चतरा लोकसभा सीट को लेकर जब राजनाथ सिंह जी रांची आए थे तो किस तरह उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। धनबाद लोकसभा में भी जो उनका प्रत्याशी घोषित हुआ, सरयू राय जी ने किस तरह का बयान दिया, या और भी भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो कैसे। इसीलिए ये बोलना कि आपकी पार्टी ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। प्रत्याशी चयन को लेकर जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है, 3 नामों का पैनल बनता है, फिर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास जाता है, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको रिकमेंड करते हैं। इसीलिए एक सिस्टम है, उसके थ्रू काम होता है। कहीं कुछ नाराजगी हो सकती है, क्योंकि अब गोड्डा लोकसभा में ही आप बात करेंगे तो जैसा कि अभी जो प्रत्याशी को जिनको टिकट मिला था
फिर उन्होंने खुद कहा कि मैं जितनी काबिल हूं, मैं जितनी भाई अच्छी मेरे साथ प्रत्याशी भी हूं, जो जनता मुझ में क्षमता है, और लोग मेरे साथ भी भी जो जनता है, प्रत्याशी थे उनमें भी क्षमता थी, दो दो प्रत्याशी जो और थे उन लोगों में भी क्षमता थी, लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने कैसे तय किया, क्या उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया, उसके बाद उनको, इसीलिए हर जगह अब जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थक नाराज हो गए। लेकिन ये हमारी पार्टी कांग्रेस में ही है कि आंतरिक लोकतंत्र है कि जिन्होंने उस पर कमेंट भी किया या विरोध भी किया, फिर भी पार्टी ने उनको कभी ये नहीं किया। ठीक है, ये हमारी पार्टी में है कि आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी ने जिसको प्रत्याशी तय कर दिया, फिर सब प्रत्याशी को, उसमें जो और भी संभावित प्रत्याशी दौड़ में थे, सबों को मानना है कि भाई अब सब मिलकर काम कीजिए और इंडिया गठबंधन के लिए काम। इसलिए ये सब बातें तो राजनीति में होती रहेंगी। अगर मैं आज कहीं से टिकट चाह रहा हूं और भी 4 लोग दावेदार हैं, तो अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो अपनी नाराजगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से उनको व्यक्त करना है, अमित या जी, कोई भी व्यक्ति चूंकि अगर नाराज होता है तो अल्पसंख्यकों की लोकतांत्रिक बात तरीके से। आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो कई दफा करती है और उसे अपना वोट बैंक भी मानती है, लेकिन जो टिकट का बंटवारा किया गया उसमें अल्पसंख्यकों को ही जगह नहीं दी गई है इस बार। अमित जी देखिए, अल्पसंख्यकों को है, अब पार्टी का क्या निर्णय है कि उनको कहाँ एडजस्ट, अभी जैसे राज्यसभा की एक सीट थी उसमें डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा गया, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में, तो अभी राज्यसभा का सीट हमने अल्पसंख्यक को दे दिया। अब हो सकता है आने वाले समय में पार्टी कुछ विचार कर रही हो, कुछ बड़े नाम है अल्पसंख्यक समाज से, हो सकता है पार्टी उनको कहीं एडजस्ट करे, इसलिए ऐसी बातें नहीं है अब फिर किसी जाति विशेष पर उठ जाएगा कि उस जाति को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। पार्टी का अपना है, पार्टी कहीं आगे एडजस्ट करेगी। अभी हम लोग जस्ट राज्यसभा में हमारे इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद को अभी झारखंड से उनको भेजा गया है, माइनॉरिटी से एक सीट उनको दिया गया, वो राज्यसभा चले गए। अब हो सकता है आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज से उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले आगे, कुछ मंत्रिमंडल में उनके हैं दो झारखंड में, जेएमएम कोटा से फिजूल हसन है और कांग्रेस कोटा से। आपका इंटक का जिला अध्यक्ष ने भी इसी बात को कहा है कि हमारा जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो टिकट जो है पैसे के बल पे दिया गया है, और आपका कन्हैया दुबे जी ने भी यही कहा है कि वो बंदूक के नोक से दिया गया है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आरोप आप किसी पर भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने से नहीं होगा, उस आरोप को तब आप साबित कीजिए, आरोप की सत्यता को आप प्रमाणित कीजिए। आपकी पार्टी की आदमी आरोप नहीं, लगा मैं रही है। आप पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिसने आरोप लगाया, जिन व्यक्ति ने आरोप लगाया, अगर वो किसी पे लगा रहे हैं आरोप, तो आरोप का उनके पास कोई प्रमाण है तो उसको प्रमाणित करें वो, और नहीं तो राजनीति में ये सब है कि पत्थर फेंक दिए और फेंक के भाग गए, वो सब करने से नहीं होगा। आप आरोप एक के राजनीति में अनर्गल बयानबाजी, ठीक है इकबाल, ठीक है, चूंकि अभी वो बयानबाजी लोग से हमारे लोगों पास को इस वक्त मौजूद नहीं है। अमित जी आप हमारे साथ बने चाहिए। रहिए, नीतू आप भी हमारे साथ, नीतू जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, कई सारे मेहमान भी उनके पास हैं, उनके पास जाते हैं। कुणाल, सवाल यही है कि जो वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में कम हो रहे हैं, इस वोटिंग परसेंटेज कम होने के क्या मायने हैं और किसका फायदा और किसका नुकसान है इस वोटिंग परसेंटेज कम होने से? कुणाल सवाल है और इस पर जो लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से दिख रहा है, जो तस्वीरें दिख रही है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। नीलेश, ये बताइए कि वोट को लेकर सरकार हो, चुनाव आयोग हो या फिर जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हो जाना कितना बड़ा परेशानी का विषय है? बहुत बड़ा परेशानी का विषय है। आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज होना जो है क्या क्या कारण हो सकता है इसमें? जैसे कि उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है और टिकट लेने के बाद ये अपना क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। इसमें आदमी सोचता है कि हम, और आदमी यही सोचता है, जनता कि हमको वोट दे के ही क्या फायदा, वोट देने से हमको क्या लाभ होता है, क्योंकि उसको जनता को कोई लाभ मिलता ही नहीं है। जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जनता को नहीं मिल रही है। और प्रशासन भी बहुत देखने का अगर देखिएगा तो प्रशासन का भी बहुत यहाँ पैसा कम नहीं हो रहा है, और ना ही जनप्रतिनिधि का जो अब कर लेके आए, जो यहाँ पहले भी जीत चुके हैं, यहाँ क्षेत्र का भ्रमण नहीं, क्षेत्र का भ्रमण। आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद नहीं होता है, जिस कारण से ऐसा वोटिंग परसेंटेज कम है? हाँ, जो भी मतलब कैंडिडेट है या यहाँ जीतते हैं यहाँ से हमारे लोकसभा क्षेत्र से, और जनता के बीच में कोई तालमेल नहीं रहता। तालमेल तभी दिखाया जाता है जो कि वो आप यहाँ से सीट निकाले, और सीट वो किसके दम पे निकालता है? आम जनता के बदले। अगर जनता नहीं तो आप कहाँ, जनता के बदले आप कौन सीट
के संसद भवन में आपको कुर्सी मिलती है, और जब जनता को ही आप खुश नहीं रखते हैं, जनता से आप मेल मिलाप नहीं रखते हैं, तो आपको फिर जनता आपको क्यों देगी वोट? ये यहाँ सबसे ज़्यादा देखने के लिए कि आप दोनों का तालमेल मिलना चाहिए। आप जिस तरह जनता आपको बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं, आप भी जितने जनता के बीच आइए, मिलिए, हर समस्या को जानिए और उस समस्या का हल कीजिए। आप बहुत ऐसा है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र जाइए, आपको सड़क नहीं मिलेगा, पानी का समस्या, ऐसे कई तरह का समस्या है जो कि यहाँ जनता के लाभ नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी वर्तमान में निवर्तमान सांसद भाजपा के हैं निशिकांत दुबे, उनका क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यह जनता का सवाल था, क्योंकि हम जो पत्रकार हैं जनता के बीच जाते हैं और जनता का सवाल होता है, हमें बीजेपी कांग्रेस से किसी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, किसको टिकट दिया, किनको क्या दिया, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि का सीधा संवाद जनता से नहीं होता है, जिसका जो है वोटिंग परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं ये मायने लगाए जा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कि जो सांसद से निवर्तमान अभी भाजपा के प्रत्याशी गए हैं, जैसे कि चाय नाश्ता के बहाने कार्यकर्ता के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद वह क्षेत्र में आते हैं? आपका क्या कहना है? ये आपका बीजेपी का तो रवैया है, ये तो बिल्कुल जुमलाबाजी शुरू से चलते आ रहा है। और बात रहमान सांसद, उसका देखिए कि नेचुरल भाषा वो कैसे बोला, कहीं चाय पियेंगे, कहीं नाश्ता करेंगे, कहीं ये करेंगे वो। आज से तकरीबन यहाँ इस गोड्डा क्षेत्र से 3 बार का सांसद है हमारे क्षेत्र के, जो माननीय निशिकांत दुबे जी हैं। आप किसी भी गांव में जाके, आप लोग तो फिर हम लोग से ज़्यादा काफ़ी प्रभावित हैं और हर गांव में हर क्षेत्र में घूमते हैं, किसी भी आदमी से कि कम से कम हमारा जो बीजेपी का जो वर्तमान सांसद, उसका चेहरा देखा है आज तक टीवी न्यूज छोड़कर कहीं भी? ग्रामीण क्षेत्र में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इस जगह का बात बोलिए, हम लोग के पंचायत प्रखंड में कहीं नजर नहीं आता है। ये उनका बहानाबाजी है, जुमलाबाजी है, और हमें नहीं लगता है कि इधर कोई होगा, बिल्कुल नहीं। तो उनका था कि जो कांग्रेस के भी जिनको टिकट दिया गया है, वह उनको अगर टिकट मिलेगा तो हम प्रचार नहीं करेंगे, और अभी जब तस्वीरें दिख रही है तो दोनों के बात में आपको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है कि आप जो बोले वो आप कर नहीं रहे हैं? फिर ले दे के वही सवाल आता है, इसको मान लीजिए अगला एक बार कुछ भी करे तो मोदी जी के नेतृत्व में, कुछ बोले तो मोदी। आप बताइए यूपी में जितने भी सांसद विधायक कोई भी हो, पार्टी से लेना देना नहीं है, वो बताइए कि कोई ऐसा प्रचार किया है जो कि अपने ऊपर लिया है? एक ही चेहरा नजर आता है। क्षेत्र के लिए वो क्या किया हम जानना चाहते हैं। ऐसे खाली हवाबाजी सर, झंडा उठाने से थोड़ा हो जाएगा कि मान लीजिए जो है यही है, जो है वही है, ये है तो हम लोग जिंदा है, ऐसा नहीं है। वो उनको कंफ्यूजन कीजिए। इस बार बिल्कुल माहौल सरगर्मी तेज है, और इस बार का मायने में अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है माननीय प्रदीप यादव जी, ये 110% इनका उम्मीद इस बार जग चुका है, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं। बिल्कुल रेखा, इनका कहना था कि जो निवर्तमान सांसद थे और अभी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं निशिकांत दुबे जी, जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं, और इसके पहले हमारी बात हो रही थी तो उनका भी कहना था कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संवाद नहीं हो पाता है, जीतने के बाद जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, उनके विकास कार्य नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, और बेहतर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण वोटिंग परसेंटेज में जो है थोड़ी कम बेसी हो जाता है। हम इसी सवाल का एक जवाब देना चाहेंगे। दुमका लोकसभा में जब सुनील सोरेन को बदलकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया, तो इसके भी एक मायने लगाए जा रहे हैं कि लाइव इंडिया हर पल में जब खबरें चली थी सुनील सोरेन अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए हैं, वह अपने क्षेत्र नहीं पहुंचते हैं, वहां पर उनकी नाराजगी है। इसके पास में ही हम लोग गांव गए थे जहां पर पहाड़िया जाति के लोग रहते थे, वहां हमने किया तो वहां भी नाराजगी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं सुनील सोरेन का टिकट कटना और सीता सोरेन को देना यहाँ पे आ गया। लेकिन बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल गोड्डा लोकसभा की बात कर लें, जी बोलिए, बात गोड्डा को पूरा लोकसभा की करिए। बात कर लें, जी। हाँ गोड्डा लोकसभा की बात कर, अभी जो है हम तो पात वाली बात आ गई। बीजेपी से यहाँ पर कुछ दूसरा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। अगर वहां पर कैंडिडेट बदलने की बात आ रही है तो गोड्डा लोकसभा में भी
कैंडिडेट बदला गया, पीका पांडे को दिया गया और उसके बाद प्रदीप यादव को यहाँ से टिकट बदल कर दिया गया। यहाँ जो है बदलने का यही कारण था कि यहाँ के जनता को लुभाया जा सकता है, यहाँ वह जनता के लोकप्रिय है। लेकिन यहाँ आपको हम बता दें, गोड्डा लोकसभा में अगर समीकरण की बात कर लें तो जो है अल्पसंख्यक और यादव समाज का ज्यादा यहाँ पर वोटर है। लेकिन यादव समाज को तो गोलबंद जो है प्रदीप यादव कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक को भी गोलबंद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर भाजपा को मुमकिन हो पाएगा। जी रेखा। कि आपने जो सवाल उठाए हैं उसी का जवाब जो है हम दोनों सहयोगियों से लेना चाहेंगे, चूँकि हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में, नीतू जी हैं और अमित जी हैं। नीतू जी, सबसे पहला सवाल चूँकि आप ही से रहेगा। आपने सुना वहाँ की जनता का यही कहना है कि जो सांसद हैं क्षेत्र के वो आते ही नहीं हैं, सांसदों को किसी ने देखा ही नहीं है और उन्हें बार बार प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा कब तक वोट लेती रहेगी? सांसदों को तो कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी ना नीतू जी? जी, मैंने भी सुना, लेकिन जहाँ तक निशिकांत दुबे जी की बात है, वो तो इस तरह इतना फुर्ती से कोई भी घटना होने से गोड्डा लोकसभा में वो तो तुरंत आ जाते हैं और हर सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, हर जगह जाते हैं और उनका जो काम है वो काम इतना अच्छा काम हुआ है जो कि पूरा देश में इस तरह गोड्डा लोकसभा जैसा काम नहीं हुआ। बात है कि अगर इस तरह की कोई शिकायतें हैं तो उनको सोचना चाहिए। मैं उनके तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैंने अगर आपको जनता आपके लिए जरा बोलते हैं कि आप उनके क्षेत्र में आइए, उनसे बात विचार करिए, उनके साथ चाय नाश्ता करिए, उनके सुख दुख में आइए, तो ये जनता का अधिकार है, ये बोलना उनका अधिकार है। कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे जी का गलती है। इस बात को मैं बोलती हूँ कि किसी को ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड नहीं होना चाहिए कि आप सांसद है तो आप जनता जनार्दन के आप नौकर हैं, आप चाहे अपने आप को जो भी समझिए। इसीलिए यहाँ पर सुनील सोरेन का टिकट कट गया क्योंकि वो जनता के बीच रहे नहीं। और दूसरा बात है कि उनका ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ जो दिखे जनता को, इसीलिए जनता के नाराजगी से ही टिकट बदला गया। और निशिकांत दुबे जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि जनता आपसे नाराज हो रही है तो आप जनता के बीच बैठिए। मान लिया आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन जनता को भी आपको खुश रखना, उनके क्षेत्र में जाना, उनका वो अधिकार है, उनका बोलना अधिकार और आपका काम करना अधिकार है। गया, लेकिन जनता की नाराजगी तो नजर आई ही नहीं थी। यहाँ पर तो सीता सोरेन पार्टी में शामिल हुई और फिर आप लोगों ने टिकट बदला, यानी कि शिबू सोरेन के परिवार में आपने सेंधमारी की और फिर सीता सोरेन को आप लोगों ने पार्टी में शामिल कराया और अब आप बात कर रहे हैं कि सुनील सोरेन ने क्षेत्र में काम नहीं किया इसलिए टिकट कटा। जी, सेंधमारी तो बीजेपी की काम नहीं है, ऐसा तो मैम, ऐसा बीजेपी करती नहीं है, क्योंकि सभी अपने स्वतंत्र रूप से आते हैं बीजेपी में कि आप हमको इतना बड़े पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी में आप हमको सम्मिलित करिए, क्योंकि उनको अपना घर में जब प्रतिष्ठा नहीं मिला, बड़ी बहू होने के नाते उनके पति का मौत का कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ, 2 बार विधायक रही, कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, वो खुद अपने स्वतंत्र रूप से आए हैं बीजेपी में, तो सम्मान देना बीजेपी का तो काम है। और जहां तक सेंधमारी का भी बीजेपी का काम नहीं, बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वो सभी एक से एक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन मिल गया कि ये आई है सीता जी, 2 बार विधायक रही और पब्लिक के बीच रहती है, इनका गुडविल है, फील्ड अच्छा है, तो इस कारण इनको टिकट दिया गया। और वो उनका जो है सुनील सोरेन जी का, चूंकि ऑप्शन पहले था नहीं तो उनको मिला था, ये तो हम मानते हैं, लेकिन अच्छा ऑप्शन मिला, अच्छा ये हुआ तो नेचुरली है। और बीजेपी तो महिलाओं को ज्यादा जगह देती है, अभी तो जानते ही कि कितना लोकसभा, राज्यसभा सभी में, विधानसभा सभी में महिलाओं का 33% आरक्षण लागू है। अभी चूंकि अभी जमीनी तौर पे नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है। ये ऑप्शन था और इस ऑप्शन को जमीन पे लाया गया, इसमें दिक्कत क्या है? बातों से कितना सुनील सोरेन जी को तो दिक्कत नहीं है, इसका सवाल आप ही दीजिए, जवाब आप ही दीजिए। चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि भाजपा के लोगों ने ये तो माना कि इनके सांसद ने काम नहीं किया था, जमीन पर इनका काम नहीं दिखा, इसीलिए उनका टिकट बदला गया है। तो इस बात को ये तो एक्सेप्ट कर लिए कि इन्होंने काम नहीं किया था, जनता की नाराजगी थी, टिकट बदला गया। और निशिकांत दुबे के बारे में भी इन्होंने सही बात कहा कि जनता का सेवक ही होता है कोई भी जनप्रतिनिधि। अगर नाराजगी है तो मैं तो इस क्षेत्र से ही आता हूँ, मैं बासुकीनाथ से आता हूँ, तो गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही है और बासुकी में तो इनके विकास कार्यों की कहीं कोई झलक मिलती नहीं है।
इन्होंने कुछ किया नहीं, और ये इनकी एक आदत रही है, बड़बोलापन इनके स्वभाव में आ गया है। ये तो लोकसभा में यहाँ तक बोल दिया था इन्होंने कि मेरे रहते हुए काला धन इस देश में कभी नहीं आएगा, जबकि भाजपा शुरुआत से ही कहती थी कि काला धन को हम लाएंगे। तो जब इनके सांसद ही इस तरह की कंट्राडिक्ट करते हैं बातों से कि कभी नहीं आएगा, और बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक हमारे जो जनता जनार्दन है, जो अभी उन्होंने जो बात कहा बिल्कुल सही है। यहाँ गांव में लोग निशिकांत दुबे को देखे नहीं है, लोग उनको चेहरे से जानते नहीं है, सांसद लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। ये सिर्फ कुछ बड़ी बातें कर देंगे कि हमने ये कर दिया, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ला दिया, ये वो, लेकिन सिर्फ आपका वो काम नहीं, आपको 365 डेज आपको काम करना है, 24/7 और इंटू 5 ईयर्स, 5 साल आपको जनता के बीच में रहना है। जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो आपको जाना है, काम करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं दिल्ली में रह के? आप तो यहाँ तो कभी लोग आपको देखते ही नहीं है। जब चुनाव का समय आ जाएगा, 2.5 महीने 3 महीने आके यहाँ इनका कैंप ऑफिस चलता है, आके यहाँ कैंप ऑफिस करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और बस लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को जुमलेबाजी कर देंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बात तक नहीं करते हैं। इनके कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद नाराज हैं। आप आम जनता की बात तो छोड़ दीजिए। और आम जनता को जो ग्रास रूट लेवल पर जो समस्या होती है, चाहे वो प्रखंड में उनका कोई काम हो, थाना में उनका कोई काम हो, अंचल में कोई काम हो, जिला में उनका कोई भी काम पड़ता तो पता कर लीजिए कि सांसद महोदय उसमें कितनी मदद करते हैं लोगों को। सांसद महोदय को आप देखेंगे बस बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट के लिए बातें करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सांसद महोदय उससे काम नहीं चलेगा, गरीब लोगों का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और इनके सभी सांसदों का, बगल का दुमका लोकसभा का भी आप देख ही लिए सांसद का क्या हाल था, जिसके कारण उनका टिकट काटा गया। और मैं तो बिल्कुल आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं गोड्डा लोकसभा की, कि ये सांसद जमीन से जुड़े हुए नहीं। परिस्थिति बनी, सांसद बन गए, 3-3 टर्म बन गए, लेकिन इन्होंने जनता के कल्याण के लिए जो ग्रास रूट लेवल, जो दलितों के लिए है, जो आदिवासियों के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, वो काम इन्होंने नहीं किया। बस अपना एक चलाते हैं, एक मुहिम अभियान चलाएंगे, 2 महीना 3 महीना लोगों को जैसे करेंगे, बरगला लेंगे, वोट ले लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन आम जनता से इनका कभी जुड़ाव नहीं रहा और ये क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये बातें जग जाहिर है कि ये सांसद, मैं बहुत पहले की बातें करता हूँ, जब हमारे घर में बताया करते थे कि कभी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का यहाँ से सांसद होते थे, तो इस क्षेत्र के 200-300 छात्र उनके घर में दिल्ली में रह के पढ़ते थे। आज ये बता दें, आप कांग्रेसी कहाँ थे? आपका वो क्षेत्र था, आपका चेहरा कहाँ था, आपका प्रतिनिधि कहाँ था? जब मारुति हत्याकांड हुआ तो आप कहाँ थे? उस समय तो निशिकांत दुबे ही थे ना। तो आप कैसे बोलते हैं कि क्षेत्र में नहीं आते? एक जनता को बोलने से हो जाएगा कि निशिकांत दुबे क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनका शिकायत करने का अधिकार है। ये मैं बोली कि उनको आना चाहिए, पहली बार चुनाव इसीलिए जीत गए क्योंकि दुर्गा सोरेन को उन्होंने गठबंधन हमारी थी और हमारे गठबंधन में इन लोगों ने दुर्गा सोरेन को चुनाव लड़वा दिया, जिसके कारण 6000 वोट से वो चुनाव जीत गए थे। कोई बड़बोलापन नहीं है, आप बातें करेंगी, कहीं कुछ नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे कोई काम नहीं है इनका, बस सिर्फ बोलना इनको आता है। निशिकांत दुबे अगर काम करते तो गांव-गांव के लोग, गांव-गांव का लोग इनको बचाता है कि कौन है निशिकांत दुबे। इसलिए ये सब कुछ नहीं है, कोई आंदोलन नहीं। इनको तो आंदोलन से तो इनको आजादी की लड़ाई में ये नहीं थे, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं रहा इस पार्टी का। ये सब बातें करेंगे सिर्फ हम लोगों ने तो आजादी दिलाया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई और देश का निर्माण किया, IIT बनाया, एम्स बनाया, IIM बनाया। हम लोग आपका पत्ता साफ हो चुका है, आप अभी बोल लीजिए काम किया है। किताब पढ़ के बोल लीजिए, जितना बोलना है। उपचुनाव की बातें करेंगे तो जितने भी उपचुनाव हुए, सिर्फ एक उपचुनाव रामगढ़ को छोड़ दीजिए, चाहे वह दुमका का उपचुनाव हुआ हो, बेटों का उपचुनाव हुआ हो, या फिर आप वहाँ का देख लीजिए जहाँ से जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, सभी उपचुनाव हमने जीता। मधुपुर का उपचुनाव हुआ हो विधानसभा का, सब उपचुनाव हम लोगों ने जीता है। चुनाव कहाँ है? भाजपा वाले तो जीत कैंडिडेट। और अभी मैं आज बता दे रहा हूँ आपको, फिर गांडे उपचुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं और भाजपा वाले अपना जो है वो बोरिया बिस्तर समेट के रखे। झारखंड की दाल गलने वाली नहीं है। झारखंड में बोले वाले आदिवासी इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अभी कल्पना फिर से चुनाव जीतने जा रही है और इनको विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं मिल रहा है। ये बातें ये समझ चुके हैं और निशिकांत दुबे जी का सिर्फ सेल्फी करने से नहीं होगा। निशिकांत दुबे जी अगर गाँव चले जाए तो लोग यह नहीं पहचानेंगे कि ये अमुक व्यक्ति के सांसद है। परिस्थिति बनती है
हैं, सांसद बन गए हैं। पहली बार तो मैं बता रहा हूँ कि दुर्गा सोरेन जी अगर चुनाव नहीं लड़ते तो उस समय भी माननीय फुरकान अंसारी सांसद बनते जाते, मात्र 6,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। इसीलिए इनके लिए अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये बोल रहे थे कि मैं प्रचार में अभी देख रहा था उनके कि अभी जो है कभी डाले में जाके प्रचार कर रहे हैं, कभी ठाकुरगंज में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप तो बोलते थे कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा। अभी जरमुंडी में 2 दिन पहले सहारा मंडल में आके निशिकांत दुबे प्रचार किए हैं, तो आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपकी बातों में ही दोहरी नीति है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। निशिकांत दुबे जी की बातों में कोई सत्यता नहीं है, यह सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। वो वैसे लोगों को बरगलाएं जिनको समझ में नहीं आए, लेकिन अब झारखंड की भोली भाली जनता इनको समझ चुकी है अच्छे से और इनकी बातों में नहीं आने वाली है। निशिकांत दुबे जी का तो ये भी कहना था कि कांडे में उपचुनाव अब संभव ही नहीं है। कहाँ का एक निर्णय लेके आ गए और अब बता रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव नहीं होगा, लेकिन आज उपचुनाव हो रहा है और कल्पना सोरेन चुनाव जीत। इसीलिए ये सब खबरें भाजपा वाले नहीं करें, इनका काम ही है कि झूठ को इतने अच्छे तरीके से हमें पेश करना है कि सामने वाले पे हमें हावी हो जाना है। ये सब बातें नहीं चलेंगी, वो आप दूसरों को बताइए, वो सब हम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब देख रहे हैं इनकी परिस्थिति कि इनका क्या है, इनका कोई नहीं है। ये बातें करते हैं आइडियोलॉजी की, और पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में कभी किसके साथ सरकार बना लेते हैं, कभी कहीं किसी के साथ सरकार बना लेते हैं। इसीलिए इनके बातों में कुछ नहीं है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये किसी के साथ भी मिलकर कुछ भी सरकार बना ली। झूठ बोलने की फैक्ट्री है इनके पास। और कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं करती है। और हम लोग अभी दुबे जी क्यों बोल रहे थे कि प्रचार नहीं करेंगे पूरे चुनाव में? आप उनका देख लीजिए फेसबुक पे, रोज कहीं ना कहीं की उनकी लिखी हुई है कि आज ये गांव जा रहे हैं, वो गांव जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्यों जरमुंडी में सहारा मंडल में आके प्रचार कर रहे थे? क्यों अभी डाले में जाके प्रचार कर रहे हैं? तो मत कीजिए प्रचार। आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप बोलते हैं भ्रष्टाचारी की बात, आप किसको लेके जरमुंडी में घूम रहे हैं? अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी वो आदत नहीं रही है कि मैं व्यक्ति विशेष पर कोई कमेंट करूं, क्योंकि मैं राजनीति उस लेवल पर जाके नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आप जरमुंडी में कैसे कैसे लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके साथ जो बैठे हुए हैं, आप भ्रष्टाचार की एक तरफ बात करते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने का बीड़ा उठाए हुए हैं, और आप जो बैठक कर रहे हैं जरमुंडी में, आपके साथ भ्रष्टाचारी नहीं बैठा हुआ है क्या? आप उसके बारे में क्यों नहीं बातें करते हैं? ये दोहरा चरित्र आप उठाते हैं। प्रचार करना आप बताएंगे, वैसे भ्रष्टाचारी में जो लोग संलिप्त हैं उन लोगों को आप लेके चलते हैं, और एक तरफ बात आप करते हैं कि नहीं हमें भ्रष्टाचारी को नहीं रखना है। निशिकांत दुबे जी को सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि निशिकांत दुबे जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप प्रचार कीजिए, आप कैंडिडेट हैं तो नेचुरली आप प्रचार कीजिए ना उसमें। तो आप वो बोल रहे थे कि मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि निशिकांत दुबे ने किसी एक व्यक्ति को, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वो कल्चर नहीं रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में अब इतने नीचे स्तर पर जाके अब किसी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उन्होंने किसी जरमुंडी विधानसभा से किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ एक प्रोग्राम करवाया गया और उस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आज भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर मोदी जी बात करते हैं कि देश से हमें भ्रष्टाचार मिटाना है, तो निशिकांत दुबे जी उस व्यक्ति को लेके फिर साथ में क्यों चल रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रोग्राम कराता है, अपनी बातों पर कायम नहीं है। तो इसकी पड़ताल खुद लाइव इंडिया हर पल करेगी और हम वो तस्वीरें भी निकाल करके लाएंगे कि क्या निशिकांत दुबे प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी जनसभाएं हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी पड़ताल खुद जो है वो लाइव इंडिया हर पल करेगा और फिर हम उस पड़ताल की खबर आप लोग दोनों के साथ ही साझा करेंगे चुनावी दंगल के ही इस कार्यक्रम में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। अमित जी आपका धन्यवाद, नीतू जी आपका धन्यवाद, साथ ही हमारे सहयोगी कुणाल जुड़े, आपका भी धन्यवाद, हमारे सहयोगी इकबाल का धन्यवाद और साथ ही हमारी सहयोगी पूजा रांची से जुड़ी, आप सभी का धन्यवाद चुनावी दंगल के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपको चुनावी दंगल में खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।